हेलो फ्रेंड्स, आइए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं रविरंजन कुमार अपने यूट्यूब चैनल लर्नपुर में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे से होंगे। इस कोरोना महामारी के दौर में अपने आप को बचा करके रखिए और बचाने की पूरी कोशिश भी करते होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मौर्योत्तर काल। इससे पहले मैंने मौर्योत्तर काल पे एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि कैसे मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कुछ विदेशी शासकों ने या कुछ विदेशी शक्तियों ने जो राजनीतिक शून्यता थी उस पर अधिकार करने का प्रयास किया था और उसमें काफ़ी वो सफल भी हुआ था। आज हम ये जो हमारा आज का वीडियो है इसमें हम देखने की कोशिश ये करेंगे कि कैसे कुछ जो मौर्य साम्राज्य के इर्द गिर्द जो बहुत सारे छोटी छोटी शक्तियाँ थी वह कैसे मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद या मौर्य साम्राज्य की मतलब पतन होने के बाद वो अपनी शक्तियां फैलाने की या भारत के छोटे छोटे क्षेत्रों पे अपना धाक जमाने का प्रयास करता है। इसी संदर्भ में सबसे पहले हम देखते हैं ब्राह्मण साम्राज्य। ब्राह्मण साम्राज्य में हम देखेंगे सबसे पहले शुंग वंश। तो यह वही शुंग वंश है मित्र, जो मौर्य वंश जब अपने अंतिम अवस्था में थे या मौर्य वंश जब पतन होने के कगार पे थे तो शुंग वंश का जो संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने क्या किया कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ को उन्होंने हत्या कर और शुंग वंश का स्थापना किया था या शुंग वंश का नींव रखा था। दूसरी बात, जो राजधानी थी शुंग वंश की वो विदिशा थी। इससे पहले आप जो हमारा इससे पहले वाला वीडियो था उसमें मैंने यह बताया था आपको कि मौर्य वंश की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, लेकिन जब शुंग वंश की स्थापना होती है तो इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदल करके मतलब पाटलिपुत्र राजधानी नहीं रख करके अपना राजधानी विदिशा में स्थापित करता है। तो यह भी महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि शुंग वंश की राजधानी कहाँ था, तो आप याद रखिएगा शुंग वंश की राजधानी विदिशा था। आइए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पतंजलि पुष्यमित्र के समकालीन थे। हाँ जी, हम वही पतंजलि के बारे में बात करते हैं जिन्होंने योग विद्या की खोज की थी और आज पूरे विश्व में योग विद्या को लेकर के भारत को जाना जाता है। और खास करके मित्र, ये जो कोरोना महामारी का दौर चल रहा है इसमें तो योग काफी प्रासंगिक और काफी महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसा माना जाता है कि योग के द्वारा अपनी आप प्रतिरोधक क्षमता या शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसको भी आप बढ़ा सकते हैं। तो ये वही पतंजलि है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पतंजलि किस वंश के समकालीन थे या किस राजा के समकालीन थे, तो याद रखिएगा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे पतंजलि। आइए अब देखते हैं आगे कि ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग मिनांडर जो हिंद यूनानी थे उसको पराजित किया था। ये जो मिनांडर थे ये हिंद यूनानी थे। कहने का मतलब हिंद यूनानी का मतलब कि आप यदि थोड़ा सा भारत की मैप देखेंगे तो ये भारत का पश्चिम का क्षेत्र है, तो इधर ही था यूनान, तो इधर से ही आकर के भारत पे कब्जा जमाने का प्रयास ये लोग किए थे। तो यही ये हिंद यूनानी शासक है मिनांडर, जिसको पराजित किसने किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने इसे पराजित किया था। तो ये भी याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी महत्वपूर्ण है। अब आइए अग्निमित्र के बारे में थोड़ा सा जान ले। अग्निमित्र भी पुष्यमित्र शुंग के बाद के शासक हुए या शुंग वंश के ये भी काफी प्रभावशाली शासक हुए थे। और ये वही अग्निमित्र है जब कालिदास ने गुप्त काल में एक रचना की थी। वो नाटक था मालविकाग्नि मित्र। तो मालविकाग्नि मित्र में एक प्रेम विवाह की चर्चा की गई है। तो उस प्रेम विवाह में जो पुरुष थे ये वही पुरुष थे अग्निमित्र ही और मालविका, दोनों के प्रेम विवाह की इसमें चर्चा की गई है और कालिदास के द्वारा
काफी एक सिस्टम में काफी बढ़िया से इन चीजों को दिखाने का प्रयास किया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति हुए। यहां से भी आपको कभी कभी क्वेश्चन बनता है, बड़ा सा तो क्वेश्चन नहीं बनता है मेंस में, लेकिन छोटा छोटा क्वेश्चन इस चैप्टर से बन जाता है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो शुंग वंश का अंतिम शासक हुआ देवभूति। अब कभी कभी ये भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि मौर्य काल में या बौद्ध का जो स्तूप बनाया गया, बुद्ध के स्तूप के चारों तरफ, बौद्ध के स्तूप के चारों तरफ एक घेरा हुआ करता था। ये घेरा जो है ना मौर्य काल में आपको लकड़ी का बनता था, लेकिन जब शुंग काल आया तो शुंग काल में ये घेरा जो है ना पाषाण का मतलब पत्थर का बनना शुरू हो गया। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे। अब आइए देखते हैं आगे कि वैष्णव धर्म का फिर से उत्थान। मतलब वैष्णव धर्म तो काफी पुराने समय से चलता हुआ आ रहा था, लेकिन हुआ ये कि मौर्य काल में जो मौर्य शासक हुए बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए। और आप जानते हैं कि कोई भी शासक जिस धर्म की तरफ आकर्षित होते हैं उस धर्म का उत्थान या उस धर्म का चरमोत्कर्ष होता है उस साम्राज्य में। तो क्या हुआ कि वैष्णव धर्म की जो स्थिति थी थोड़ी धीमी पड़ गई थी, लेकिन शुंग वंश में वैष्णव धर्म की स्थिति फिर से काफी अच्छी हो जाती है और ऐसा माना जाता है कि वैष्णव धर्म का फिर से उत्थान होता है। आगे आइए, मनुस्मृति की रचना भी इसी समय में हुई। कहीं कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति क्या है कि मनु के द्वारा एक सामाजिक संहिता है, आचार शास्त्र है, नियम शास्त्र है, जिसकी रचना मनु के द्वारा की गई थी। और ये मनु स्मृति की रचना भी इसी समय की जाती है, शुंग वंश के समय में ही। तो चलिए हम अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आइए देखते हैं, अब हम ब्राह्मण साम्राज्य में अभी देखेंगे कि कण्व वंश। अभी हम कण्व वंश में देखेंगे कि इसके संस्थापक कौन थे। तो कण्व वंश के संस्थापक थे वासुदेव। यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हाँ, एक चीज आपको बताना मैं भूल रहा था कि किसी वंश का अंतिम और प्रथम शासक आप निश्चित रूप से याद रखिएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ करके देखिएगा किसी बुक से तो आपको एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे जो अंतिम या प्रथम शासक। प्रथम इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं कि किसी भी साम्राज्य के संस्थापक होते हैं, और अंतिम के साथ ही उस वंश की समाप्ति हो जाती है या उस साम्राज्य की समाप्ति हो जाती है। इसीलिए अंतिम शासक और प्रथम शासक निश्चित रूप से आप याद करके चलेंगे। तो कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव थे या प्रथम शासक भी थे। अंतिम शासक सुशर्मा थे। सुशर्मा के साथ ही कण्व वंश की समाप्ति हो जाती है। उसके बाद कण्व वंश के समय साम्राज्य अब मात्र पाटलिपुत्र तक सिमट करके रह गई थी। अब जानते हैं कि 1 मिनट के लिए भारत का हम मैप देखते हैं, तो आप देखेंगे कि यहां पाटलिपुत्र था। कण्व वंश के समय में साम्राज्य बस यहीं तक सिमट करके रह जाती है। बाद बाकी आप देखे थे कि मौर्य साम्राज्य के समय में आपको जो साम्राज्य फैला था मैसूर, यहाँ मैसूर है, इधर आपको कश्मीर, इधर बंगाल की खाड़ी, और इधर आप देखे थे कि यहाँ तक लगभग कह सकते हैं कि ईरान तक जो है ना साम्राज्य फैला हुआ था। लेकिन कण्व वंश के समय में, हाँ, और कण्व वंश से भी ज्यादा क्षेत्र पर विस्तार आपको इससे पहले वाले शासक का रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि कण्व वंश के आते आते ये साम्राज्य बस इसी आसपास सिमट करके रह गया था। तो कण्व वंश के समय साम्राज्य केवल अब मात्र पाटलिपुत्र तक सिमट करके रह गया था। तो कण्व वंश से जो है ना ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनता मेंस में, तो बिल्कुल नहीं बनता है आपको, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। तो इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट अब याद रखिएगा कि अंतिम शासक और प्रथम शासक, मतलब संस्थापक और अंतिम शासक। अब आइए हम देखते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश मित्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है।
प्राचीन भारतीय इतिहास में सातवाहन वंश अपने आप में काफी मेमोरेबल रहा है। यहाँ से बहुत सारी चीजों की शुरुआत हुई है। आइए आगे देखते हैं। सातवाहन वंश का जो संस्थापक रहा है सिमुक सातवाहन, याद रखेंगे, सिमुक सातवाहन संस्थापक रहे हैं किसके? तो आपको सातवाहन वंश के। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान जो महाराष्ट्र में है, और ये प्रतिष्ठान कृष्णा और जो गोदावरी नदी है उसके जो बीच वाला भाग है, कृष्णा और गोदावरी नदी के जो बीच वाला भाग है, यही भाग है आपको प्रतिष्ठान। तो यही जो है ना सातवाहन वंश की राजधानी स्थापित की गई थी। और सातवाहन वंश के बारे में आप थोड़ा सा आपको बता दूं कि सातवाहन वंश ये जो आंध्रा का, आंध्र प्रदेश, ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का कुछ भाग मिला करके सातवाहन का क्षेत्र था। मतलब महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र और कुछ आंध्र प्रदेश का क्षेत्र मिला करके सातवाहन का क्षेत्र था। अब आइए इसी कड़ी में आगे देखते हैं कि राजधानी प्रतिष्ठान महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। और इसके प्रमुख शासक, तो प्रमुख शासक तो बहुत हुए, लेकिन सबसे जो प्रमुख हुए वो सिमुक सतकर्णी। इससे बहुत सारी चीज सातवाहन वंश में जुड़े हुए हैं। अब ब्राह्मणों को भूमि दान का प्रथम साक्ष्य सातवाहनों के अभिलेख से मिलती है। और ये अभिलेख विशेष रूप से कौन था? नाना घाट का अभिलेख था, जहां से भूमि दान का सबसे पहला, भारतीय इतिहास में सबसे पहला साक्ष्य, मतलब ब्राह्मणों को भूमि देने का साक्ष्य आपको सातवाहन के नाना घाट अभिलेख से ही मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि जब ब्राह्मणों को भूमि देने की परंपरा की शुरुआत होती है तो इसी परंपरा से आगे चल करके सामंतवादी व्यवस्था या सामंतवाद का जन्म होता है। जैसे क्या है कि चलिए एक राजा, अब ब्राह्मणों को भूमि क्यों दान दी जाती थी? या तो वे पूजा करवाए होंगे या तो यज्ञ वगैरह करवाए होंगे। इसके बदले में अब भूमि की छोटे छोटे टुकड़े या कहीं कहीं गांव भी दान में दे दिया जाता था। समझिए कि ये एक गांव है, ये दान में दे दी गई ब्राह्मणों को। तब ब्राह्मणों का यह अधिकार होता था कि यहां से चाहे जमीन का टैक्स हो, चाहे किसी भी तरह का कर हो, ये ब्राह्मण ही वसूल करेंगे। मतलब ब्राह्मण एक तरीके से समझिए कि यहाँ के राजा हो गए। तो मतलब राजा के अंदर राजा, एक तो समझिए कि जिन्होंने दान दिया उनका पूरे क्षेत्र पे अधिकार। अब जो जिसको दान दिया उसको इस छोटे क्षेत्र पे अधिकार। तो मतलब राजा के अंदर राजा, इस तरह की परंपरा की शुरुआत कहां से होती है? तो सातवाहन वंश में इस तरह की शुरुआत होती है। अब इसकी हमें साक्ष्य कहां से मिलती है? तो इसकी साक्ष्य हमें नाना घाट अभिलेख से मिलती है। ये आप याद रखेंगे, ये भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा जो है ना शुरुआत था। अब ब्राह्मणों को भूमि दान का प्रथम साक्ष्य नाना घाट से आप देख लिए। सामंती व्यवस्था की शुरुआत भी यहीं से होती है। अभी आपको बताया था कि कैसे भूमि दान दी जाती थी, और भूमि दान में धीरे धीरे जो है ना एक ब्राह्मण के पास बहुत सारे भूमि हो जाता था, जिससे जो है ना वो यहां से शुरुआत हो जाती है सामंती व्यवस्था की। सातवाहनों ने बहुत तरह के सिक्के चलाए थे, जैसे आपको शीशा, तांबा, चांदी, कांसे, पीतल, पोटीन आदि के सिक्के चलाए थे। तो कभी कभी पेपर में पूछ दिया जाता है कि आपको ऑप्शन में डाल करके कि सातवाहनों ने किन किन धातु के सिक्के चलाए थे, तो आप याद रखेंगे शीशा, तांबा, चांदी, कांसे और पोटीन। सातवाहन संभवतः मातृसत्तात्मक थे, परंतु राजा पितृसत्तात्मक थे। तो इसके कहने का मतलब यह है कि सातवाहन समय में आप देखेंगे बहुत सारे जो राजा थे उनका नाम आपको मिल जाएंगे। पहले माता का नाम, चाहे गौतमी पुत्र सतकर्णी आप देखिए, चाहे और भी राजा को आप देखेंगे तो उसमें माता का नाम पहले मिलता है। लेकिन
सॉरी, माता का नाम पहले और राजा का नाम बाद में। तो ऐसा माना जाता था कि मातृ सत्तात्मक थे, लेकिन राजा के जब राजा की बात आती है, राजा बनने की बात, तो वहां आपको मातृ सत्तात्मक नहीं, राजा पुरुष ही बनते थे। किसी महिला को राजा बनने का साक्ष्य यहां नहीं है। तो सातवाहन संभवतः मातृ सत्तात्मक थे, परंतु राजा पितृ सत्तात्मक थे। तो आइए एक बार देख लेते हैं इसको। कण्व वंश संस्थापक वासुदेव और अंतिम जो है ना शासक कौन हुए उसका, सुशर्मा। सातवाहन वंश संस्थापक सिमुक सातवाहन। राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र। इसका क्षेत्र कहां तक फैला था, आपको बताया था कि इसका क्षेत्र फैला था कुछ महाराष्ट्र में और कुछ आपको आंध्र प्रदेश में। प्रमुख शासक इसके हुए सिमुक सतकर्णी। ब्राह्मणों को भूमि देने का यहीं से साक्ष्य मिलता है। सामंती व्यवस्था की भी शुरुआत होती है। और सातवाहन संभवतः मातृ सत्तात्मक थे, परंतु राजा के मामले में ये पितृ सत्तात्मक ही रहे। तो ये कुछ थे। अब चलिए जो है ना हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखते हैं कला के बारे में। आइए हम देखते हैं थोड़ा सातवाहन वंश की कला के क्षेत्र में। सातवाहन वंश का उतना ज़्यादा योगदान नहीं था, लेकिन जो भी योगदान रहा उनका काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। जैसे कि कार्ले की चैत्य का निर्माण करवाया। इनकी जितनी भी जो है ना शिलालेख या जितनी भी लेख वगैरह थे, सब में इन्होंने ब्राह्मी लिपि का उपयोग किए हैं और ब्राह्मी लिपि को बढ़ावा देने का प्रयास किए हैं। ब्राह्मी लिपि के बारे में इससे पिछले वाला वीडियो जब हम मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे थे तो उसमें हमने चर्चा किए थे कि ब्राह्मी लिपि क्या है, इसको किस तरह से लिखा जाता है और इसका भारत के इतिहास में क्या महत्व रहा है। तो वीडियो जाकर के देख करके आप ब्राह्मी लिपि के बारे में काफ़ी बढ़िया से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन्होंने अमरावती कला का भी विकास किया, जो भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, अमरावती कला। अब हम देखेंगे चेदी वंश। ये वंश अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चेदी वंश के विषय में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एक बात जो हमें ध्यान रखना है कि कभी कभी चेदी वंश के जगह पे आपको महामेघवाहन वंश भी दे सकता है। तो चेदी वंश और महामेघवाहन वंश दोनों समान है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अशोक के मृत्यु के पश्चात कलिंग पुनः स्वतंत्र हो गया। हाँ, हम वही कलिंग के बारे में बात कर रहे हैं दोस्त, जिस कलिंग को जीतने के बाद अशोक ने युद्ध से संन्यास लेकर के, मतलब जो है ना भेरी घोष के जगह पे धम्म घोष अपना लिए थे, युद्ध नीति को त्याग दिए थे। ये वही कलिंग है और ऐसा माना जाता है कि जब तक अशोक रहे तब तक तो कलिंग को अपने वश में वो करके रहे। आइए हम देखते हैं कि अशोक के मृत्यु के बाद पश्चात कलिंग पुनः स्वतंत्र हो गया। मतलब ये है कि आपको बता रहा था कि अशोक जब तक जिंदा रहे तब तक तो उन्होंने कलिंग को अपने साम्राज्य में मिला करके रखे, लेकिन अशोक जैसे अशोक की मृत्यु होती है, ये कलिंग स्वतंत्र हो जाता है और फिर वो जो है ना अपने हिसाब से अपने साम्राज्य को चलाना शुरू कर देता है। कलिंग में चेदी वंश का परिमाण हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। आपको ये ध्यान रखिएगा कि ये कलिंग में चेदी वंश का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। ये हाथी गुम्फा अभिलेख अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख से ही कलिंग में चेदी वंश का प्रमाण मिलता है। दूसरी बात कि इस वंश के सबसे प्रतापी शासक खारवेल हुए और इसने मगध पर आक्रमण कर जीन शीतलनाथ की मूर्ति को जीत करके ले गया। ये काफी महत्वपूर्ण है। ये जो खारवेल थे ये काफी प्रतापी शासक थे और ये फिर से पुनः ये खारवेल जो थे पुनः से आपको कलिंग की जो खोई हुई शक्ति थी उसको फिर से प्राप्त करने का ये कोशिश की। इसने किए क्या कि इन्होंने जो महापद नंद के द्वारा कलिंग से ये जो मूर्ति जीत करके ले गया था, उसी मूर्ति को पुनः वहां से जीत करके ला करके मगध पे हमला करके और फिर से यहां लाया दोबारा। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने खोई हुई जो शक्ति थी कलिंग की, उसको स्थापित करने का पुनः प्रयास किया। तो यही कुछ बताना था इस वीडियो के माध्यम से। मुझे लग रहा है
कि आप काफ़ी अच्छे से इस वीडियो को समझ गए होंगे और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन पलट करके देखिए और आप पाएंगे कि इससे रिलेटेड मौर्योत्तर काल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे लगभग आप हल करने के स्थिति में हो जाएंगे। हाँ, बशर्ते कि आप मौर्योत्तर काल का ये जो दूसरा वीडियो ये तो देख ही लिया आप, इससे जो पहला वीडियो है उसको भी आप देख लेंगे, फिर आपको एक कंप्लीट सेंस आ जाएगा मौर्योत्तर काल पे। तो यदि आपको फ्रेंड्स यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। आते हम नेक्स्ट वीडियो में गुप्त साम्राज्य के विषय में पढ़ेंगे और एक एक चीज को काफी बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।